डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं वीएसके विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो जो है आप लोग को क्लास 12वीं के जो इंटरमीडिएट का परीक्षा हुआ है आप लोग को 1 फरवरी 2025 को, यानी आप लोग को आर्ट्स वाला का सेकंड सिटिंग जो हुआ था आप लोग को इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र है, और अर्थशास्त्र का हमारे पास सेट है बी। आप लोग के पास सेट कोई भी हो सकता है। आप लोग सही सही और 100% सही सही आप लोग आंसर मिला लीजिए, मिला के देख लीजिए कि आप लोगों को कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ है। हम 100 क्वेश्चन का एक ही वीडियो में सोल्यूशन कर देंगे, ताकि आप लोग शुरू से अंतिम तक एक ही वीडियो मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ है। हमारे पास सेट जो है आप लोग को बी है। आप लोग के पास सेट कोई भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस प्रश्न तो वही रहता है, नंबरिंग इधर उधर रहता है, तो उससे ज़्यादा आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग मिला लीजिए फटाफट। चलिए, हम अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ 100 क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। 100 क्वेश्चन में सबसे पहले आते हैं आप लोग को 1 नंबर क्वेश्चन को। 1 नंबर जब दिया गया है यहाँ पे आप लोग देखिएगा, जब कुल आगाम स्थिर हो तो औसत आगाम पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब स्थिर रहेगा तो ये आगाम जो है आप लोग को स्थिर नहीं रहेगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो पहला का आंसर आप लोग को सी हो गया। चलिए दूसरा देखिए। दूसरा जो कह रहा है, दूसरा यहाँ पे प्रश्न आप लोग को दिया गया है, यदि किसी फर्म का कुल आगाम वक्र एक सीधी रेखा का रूप ले लेता है जो मूल बिंदु से होकर गुजरता है, तो क्या होगा। तो मूल जो होगा सीमांत आगम के बराबर होगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा का आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिए। 3 नंबर यहाँ पर देखिए दिए गए हैं आप लोग को, यदि कुल आगाम 1 लाख, यहाँ पे 1 पे 5 को जीरो है, यानी एक कहने का मतलब है कि 1 लाख है, ठीक है। अच्छा, 1 लाख और 20,000 यूनिट बेचा जाता है, तो वह औसत आगाम बराबर होगा। तो औसत आगाम निकालिएगा तो आप लोग को यहाँ पे 5 रुपये हो जाएगा, जो कि आप लोग को ऑप्शन औसत नंबर या ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। 5 में तीसरा का आप लोग को सी हो गया। चलिए 4 नंबर देखिए कह रहा है। 4 नंबर जो यहाँ पे प्रश्न आप लोग को दिया गया है, एक फर्म किसी वस्तु की अधिक मात्रा केवल कम कीमत करके ही बेच पाती है, तो जैसे जैसे वह बेचती है फर्म की सीमांत आगाम क्या होगी। देखिए, फर्म की जो सीमांत आगाम जो हो जाएगा आप लोग को औसत आगाम से कम हो जाएगा, क्या कि यहाँ पे कम कीमत कर दिए गए हैं। तो आप लोग ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चौथा का आप लोग को बी हो गया। पांचवा देखिए। 5 नंबर कह रहा है, दिए गए चित्र में उत्पादक संतुलन किस बिंदु पे है। तो इसमें किसी बिंदु पे नहीं है, यानी कहीं भी देखिए, ये अगर आप देखिए कहीं भी मतलब स्थिर मतलब सीधी लाइन पे नहीं जा रही है, यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा। पांचवा का डी हो गया। चलिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न देखिए। 6 नंबर यहाँ प्रश्न करा, निम्नलिखित में कौन उत्पादन के साधनों की कीमत में वृद्धि के परिणाम है। यानी उत्पादन के साधन जो वृद्धि होगा तो किसके परिणाम है। तो ये जो है आप लोगों को पूर्ति वक्र में बाईं और स्थानांतरण, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छठवा का आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए। 7 नंबर यहाँ पे दिया गया है आप लोग को। 7 नंबर यहाँ पे एक ग्राफ है आप लोग को। ग्राफ में दिया गया है कि चित्र में पूर्ति वक्र एस से एस वन की ओर स्थानांतरित किस कारण से होती है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे स्थानांतरित हो रहा है तो वो किस कारण से हो रहा है। तो आप लोगों को करों में कमी हो रहा है, तकनीकी में प्रगति हो रहा है, इनपुट में कीमतों में गिरावट। तो ये सभी का सभी हो रहा है, ये वो कारण नहीं है, सभी कारण है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 7वां का आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो गया। 8 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है, फार्मों को स्वतंत्र प्रवेश और निकास की स्वतंत्रता केवल संभव है, तो ये किसमें संभव है आप लोग को। तो ये जो है आप लोग को दीर्घ अवधि में, यानी आप लोग को लंबा समय में हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। 8वां का आप लोग को बी हो गया। 9 नंबर प्रश्न देखिए। 9 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता कीमत लेने वाली फर्म की नहीं है। मतलब कीमत लेने वाली फर्म की नहीं है, तो ये आप लोगों को ऋणात्मक ढलान वाला मांग वक्र, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9वां का जो आंसर हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 नंबर देखिए, गिफिन का विरोधाभास कब उत्पन्न होता है। ये आप लोग को बहुत ही फेमस क्वेश्चन है आप लोग को, जो कि हर बार लगभग आता है। तो ये वस्तु की जब कीमत बढ़ता है और वो वस्तु की मांग बढ़े, मतलब वस्तु की कीमत बढ़ने से क्या होता है, वस्तु की मांग बढ़ती है कि वस्तु की कीमत बढ़ने से वस्तु की मांग घटती है। ते तो यहाँ पे विरोधाभास, विरोधाभास माने झूठा, माने गलती वाला बात। तो गलती वाला बात किसमें है, तो गलती वाला बात देखिएगा तो ये ऑप्शन नंबर ए में ही है, क्योंकि वस्तु की कीमत जब बढ़ेगा तो सीधा सा क्या है, वस्तु की मांग घट जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज मांग आता है तो उसको मांग जो है डिमांड घट जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी सही था, लेकिन विरोधाभास में उल्टा आप लोग को बताना है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में उल्टा है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 के हो गया। 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म अर्थव्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है। सूक्ष्म अर्थव्यवस्था में आता है, मतलब बड़ा बड़ा अर्थव्यवस्था में आता है। तो बड़ा बड़ा अर्थव्यवस्था में आने वाला कौन है, सामान्य मूल्य की माप, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 11 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी
12 देखिए, 12 देखिए यहाँ पे आप लोग को 12 यहाँ पे कह रहा है आप लोग को अर्थशास्त्र में हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए अर्थशास्त्र में हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। अगर कोई भी टीचर आप लोग को अर्थशास्त्र शुरू करता होगा तो यही बताता होगा समाज अपने सीमित संसाधन के प्रबंधन कैसे करता है। मतलब मान लीजिए हमारे पास संसाधन सीमित है तो उसके प्रबंधन कैसे करना है, कितना यूज करना है, कितना बचाना है, कितना दाम बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है, हर चीज़ इसके क्या करना है, प्रबंधन कैसे करना है, अर्थशास्त्र में लोग पढ़ता है। यानी सीधा सीधा अर्थशास्त्र कहिए कि एकदम मतलब जीरो लेवल का ये क्वेश्चन हो गया। तो 12 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 देखिए, 13 में यहाँ पे आप लोग को बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछ दिया गया है। राजेश 35,000 रुपये प्रति माह वेतन पर काम कर रहा है। उसे 2 नौकरी के प्रस्ताव मिले हैं। 2 नौकरी के प्रस्ताव मिले हैं। पहला जो है 30,000 रुपये प्रति माह वेतन के अकाउंटेंट के रूप में मैंने काम करना है और 25,000 प्रति माह वेतन के सेल्स मैनेजर के पद पे काम करना है। तो यहाँ पे दिए गए मतलब अवसर का लागत क्या होगा, यहाँ पे आप लोग को अवसर की लागत बताना है यहाँ पे आप लोग को। तो यहाँ पे आप लोग को सीधा सा है कि ये 35,000 हो जाएगा, जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि आप देखिए सीधा तौर पे राजेश पहले से 35,000 कमा रहा है और 30,000 पे नौकरी मिल रहा है, एगो 25,000 पे नौकरी मिल रहा है। तो दोनों नहीं करेगा, दोनों नहीं करेगा तो 35,000 के 35,000 कमाता रहेगा, मतलब 35,000। तो उसका अवसर लागत जो होगा आप लोग ऑप्शन नंबर सी यानी 35 होगा। मैंने अवसर जो जैसे पहले है वैसे ही रहेगा, है कि नहीं। 13 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। 14 देखिए यहाँ पे आप लोग को 14 नंबर यहाँ पे ग्राफ दिए गए हैं। चलिए, दिए गए चित्र उत्पादन संभावना वक्र मैंने पीसीसी पर बिंदु ए से बिंदु बी तक की चाल दर्शाता है। ठीक है, ये चाल दर्शाता है, चाल दर्शाता है किस चीज को दर्शाता है, ये चीज बताना है आप लोगों को। तो वो दर्शाता है आप लोगों को सीधा तौर पे वस्तु x है। इस ग्राफ में देखिएगा वस्तु x की अधिक इकाई मतलब x जो है धीरे धीरे ऊपर उठता हुआ जा रहा है। ठीक है, अगर ऊपर से एक y तो y धीरे धीरे नीचे जा रहा है, माने y की कमी हो रही है। ठीक है, x से अधिक हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। यानी सीधा तौर पे आप लोग को 14 का सी हो गया। 15 देखिए, बजट सेट में शामिल है। तो बजट सेट में कौन शामिल है, तो बजट सेट में जो शामिल है दो वस्तुओं के सभी संयोजन जिन्हें उपभोक्ता वहन कर रहे हैं, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 15 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी। चलिए 16 नंबर, हालांकि लंबा वीडियो हो जाएगा तो कोशिश किया जाएगा कि यहाँ पे आप लोगों को शॉर्टकट में आंसर बता के आगे निकल जाने के, क्योंकि आप लोग को भी टाइम दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। और आप लोग मिला लीजिए, खैर मिलाने के बाद संतुष्ट हो जाएगी आप लोग कितना सही किए हैं कितना गलत किए हैं, है कि नहीं। चलिए 16 नंबर देखिए, एकल वस्तु के मामले में उपभोक्ता संतुलन तब प्राप्त होता है जब, तो उपभोक्ता संतुलन कब प्राप्त होता है, तो उपभोक्ता संतुलन प्राप्त होता है एम यू एक्स बराबर पी एक्स होगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। 16 का डी हो जाए। 17 देखिए, उदासीनता वक्र विश्लेषण के संदर्भ में एमआरएस का अर्थ है। तो एमआरएस का अर्थ जो है वो क्या है, तो एमआरएस का जो अर्थ सीमांत प्रतिस्थापन दर, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो जाएगा। 17 का ए हो गया। 18 देखिए, अगर x वस्तु की सीमांत उपयोगिता एम यू एक्स बराबर 0, y की सीमांत उपयोगिता एम यू वाई बराबर 0, y के मूल्य 9 रुपया है, तब x का मूल्य संतुलन के स्तर पर क्या होगा। तो संतुलन के स्तर पे आप लोग को y की मान पूछ दिया है, y की मान आप लोग अगर निकालिएगा तो 9 रुपया आ जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर y के मूल्य 9 रुपया। तो x का संतुलन स्तर क्या हो जाएगा, तो 9 रुपया हो जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 के ए हो गया। चलिए 19 नंबर देखिए, दिए गए चित्र में बजट रेखा का घुमाव किसके कारण है, माने जो किसके कारण मतलब क्यों ऐसा ग्राफ है। तो अगर विस्तार से आप लोग जानना चाहिएगा, सेब की कीमत में क्या हो रहा है, कमी, मैंने सेब की कीमत में कमी हो रहा है, यानी कहने का मतलब है केला के दाम बढ़ रहा है और सेब की कीमत घट रहा है, यानी सेब की कीमत में कमी, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नहीं, इसका आप लोग को ए हो गया। चलिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न देखिए, 20 नंबर यहाँ पे प्रश्न जो दिए गए हैं आप लोग को, राष्ट्रीय आय के मापन के व्यय विधि के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन व्ययों को शामिल किया जाता है। तो ये किन किन व्यय को शामिल किया गया है, जो कि आप लोग का निवेश व्यय, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर हो जाएगा सीधा तौर पे ए। ठीक है, चलिए 21 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा वास्तविक निवेश नहीं है, मतलब वास्तविक वो निवेश नहीं है। तो ये है आप लोग को शेयर खरीदना, शेयर खरीदेंगे तो वास्तविक निवेश नहीं किए हैं आप, हो सकता है उसमें घाटा या फायदा भी जा सकता है आप लोग को। ठीक है, चलिए तो 21 के हो गया। 22 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, कथन आप लोग को पढ़ लेना चाहिए, पढ़ के आंसर देना चाहिए। मैं श्रम की मांग की उत्पादकता द्वारा की जाती है, श्रम की मांग की उत्पादकता पर निर्भर करती है, दोनों पर निर्भर करती है। श्रम के सीमांत उत्पादकता
उसकी अधिक मजदूरी होती है, जो कि सभी के सभी सही है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 22 का ऑप्शन नंबर डी हो गया। 23 देखिए, 23 यहाँ पे कह रहा है एकाधिकार का मांग वक्र कैसा होता है। तो एकाधिकार का जो मांग होता है वो कैसा होता है, तो वो होता है लोचदार, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 का आप लोग को बी हो गया। 24 देखिए, बजट रेखा की ढाल होती है। तो बजट रेखा की जो ढाल होती है वो किस प्रकार से होती है, तो वो होता है आप लोग को पी एक्स बटा पी वाई माइनस पी एक्स बटा पी वाई, जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 के ए हो गया। 25 देखिए, 25 नंबर कह रहा है उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया। तो ये देखिए कितना सुपर डुपर क्वेश्चन है आप लोग को, जो कि दिए हैं आप लोग को हिग्स, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। 26 देखिए, निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत नहीं है। मतलब स्थिर लागत नहीं है यहाँ पे आप लोग को। तो स्थिर लागत जो कौन नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग को सीधा सीधा इसके कच्चे माल की लागत जो है स्थिर लागत नहीं है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 के सी हो गया। 27 देखिए, 27 देखिए, यहाँ पे आप लोग को निम्नलिखित में से किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व के विचार प्रस्तुत किया। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग को याद किए होंगे मुँह जबानी, जो कि मार्शल किए थे। आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27 के 28, निम्नलिखित में से किस बाजार में मूल्य कम और उत्पादन अधिक होता है। तो मूल्य कम और उत्पादन अधिक, तो ये कब होता है, जब पूर्ण उपयोगिता, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 28 के ए हो गया। चलिए 29 नंबर, निम्नलिखित में से किस बाजार दशा में औसत आगाम माने एआर वक्र अधिक लोचदार होता है। तो अधिक लोचदार जो होता है मतलब किस बाजार में। तो यहाँ पे आप लोग को यही बताना है आप लोग को, जो कि सीधा तौर पे आप लोग को पूर्ण उपयोगिता आंसर आप लोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 29 का सी हो गया। 30 देखिए, बैंकिंग लोकपाल योजना के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया गया है। तो ये आप लोगों को किसे शामिल किया गया, तो सीधा तौर पे आप लोग इसके आंसर हो जाएगा आप लोग को इनमें सभी से एनी ऑप्शन आप लोग को डी हो जाएगा। तो 30 का आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए यहाँ पे 31 देखिए, 31 नंबर यहाँ पे प्रश्न कर रहा है आप लोगों को, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है। तो किसी देश की आर्थिक समृद्धि देखना है आप लोग को। तो ये आर्थिक यहाँ प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होना चाहिए, जो कि उसी से आप लोग को यहाँ गणना की जाती है देश की आर्थिक समृद्धि क्या है, मैंने देश बढ़ रहा है कि घट रहा है, या प्रगति कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये प्रति व्यक्ति वास्तविक आय से, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा। 31 के 32 देखिए, निम्न में से कौन राष्ट्रीय आय के बराबर है। तो राष्ट्रीय आय के बराबर जो है आप लोग को कौन है, तो वो है आप लोग को नेशनल जीडीपी जो होता है आप लोग को, यानी एनएनपी एफसी, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 32 के डी हो गया। 33 देखिए, निम्न अर्थशास्त्री में कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है। तो ये कौन से अर्थशास्त्री जो है कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है। तो कल्याणवादी विचारधारा, तो आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे कि मार्शल, पीगू, कैनन ये सब थे। तो कौन नहीं थे, तो जेबी से, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 33 का ए हो गया। 34 देखिए, 34 नंबर यहाँ प्रश्न कर रहा है, ए और बी तीन वस्तुएं, ए बी सी तीन वस्तुएं ए और बी पूरक हैं, जबकि बी और सी स्थान पत्र वस्तुएं हैं, तब ए की वस्तु की मांग बढ़ने पर क्या प्रभाव होगा। तो जब ए की वस्तु की मांग बढ़ेगा तो आप लोग को वस्तु ए और बी की मांग में कमी हो जाएगा, जबकि सी की मांग में वृद्धि हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा बी। 34 की बी। तो ये बड़ा बड़ा ऑप्शन इसमें देखने को मिल रहा है आप लोग को। 35 देखिए, निम्नलिखित में किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता है। मतलब क्या चीज बढ़ेगा घटेगा तो मांग में परिवर्तन नहीं होता है। तो ये चीज आप लोगों को मूल्य में परिवर्तन, अगर मूल्य में परिवर्तन अगर मान लीजिए होता है, तो आप लोगों को मांग में परिवर्तन नहीं होगा। मांग में परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ पे आप लोग को नहीं, ये चीज गलत हो जाएगा, मतलब ये तो नहीं होगा, सी हो जाएगा। देखिए मतलब मान लीजिए क्या चीज कि मांग में परिवर्तन, किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता है। तो मतलब रुचि तथा फैशन में परिवर्तन, आय में परिवर्तन, तो आय में परिवर्तन से आप लोगों को किसी परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो मूल्य में परिवर्तन, इनमें कोई नहीं हो जाएगा डी, सीधा तौर पर डी हो जाएगा। क्योंकि अगर आप लोग को सीधा तौर पे है कि मांग में परिवर्तन, मतलब आप कब ज्यादा खरीदिएगा कम खरीदिएगा, तीन किन चीजों पर निर्भर करता है, तो ये तीनों चीज पर निर्भर करता है। तो इसलिए इसके आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर अगर मूल्य बढ़ेगा घटेगा तो आप कम खरीदेंगे चाहे ज्यादा खरीदेंगे, ये भी हो सकता है। आय आपका बढ़ जाए घट जाए तो भी आप कम खरीदेंगे या ज्यादा खरीदेंगे।
रुचि अगर मान लीजिए चाहे फैशन अगर ज़्यादा अच्छा है खराब है तो उस आधार पे भी कम ज़्यादा खरीदेंगे, तो यानी आप लोग को ये तीनों हो जाएगा, लेकिन कौन नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 35 के ऑप्शन नंबर डी। 36 देखिए, मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गिफिन वस्तु पे अगर मूल्य वृद्धि होगा माने दाम बढ़ेगा किसी भी चीज के, तो दाम बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा आप लोगों को, तो वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वस्तु की मांग घट जाएगा, यानी दाम बढ़ेगा तो आप लोग लेना छोड़ दीजिएगा तो घट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36 के बी हो गया। 37 देखिए, निम्नलिखित में से सीमांत लागत की गणना करने के लिए कौन सा सूत्र सही है? तो यहाँ पे सीमांत लागत की गणना करने के लिए सूत्र आप लोग पढ़े होंगे और याद किए होंगे, जो कि आप लोग है MCN बराबर TCN माइनस TCN माइनस 1, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग डी हो जाएगा। तो 37 के डी हो गया। 38 देखिए, 38 कह रहा है ED बराबर 0 का अर्थ है किसी वस्तु की मांग। तो यहाँ पे ED बराबर 0 का अर्थ क्या है आप लोगों का, तो अर्थ जो है आप लोगों को सीधा तौर पे पूर्ण लोचदार है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 38 के बी। 39 देखिए, अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध क्या व्यक्त करता है? तो धनात्मक संबंध जो है आप लोग को सीधा सीधा पूर्ति का नियम व्यक्त कर देगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 39 के सी। 40 देखिए, सम विच्छेद बिंदु पर उत्पन्न होता है तब, तो यहाँ पे सम विच्छेद बिंदु पर जब उत्पन्न हो जाएगा तो क्या होगा, जब बिंदु पे उत्पन्न होता है तो वो TC बराबर TR बराबर TC हो जाएगा, या TC बराबर TR कहिए, ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। तो 40 के सी हो गया। चलिए 41 देखिए, घाटे के बजट के अर्थव्यवस्था पे कैसा प्रभाव पड़ता है? जब घाटा का बजट आएगा तो अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घाटे के जब जब होगा तो अर्थव्यवस्था के मंदी से बाहर निकलना, कि मुद्रा की अधिक मात्रा अर्थव्यवस्था से प्रभावित होती है, अर्थव्यवस्था में अधिक विनियोग होता है, तो सभी होता है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 41 के डी हो जाएगा। 42 देखिए, राजस्व घाटा क्या होता है? राजस्व घाटा जो होता है वो क्या होता है? तो राजस्व घाटा जो है आप लोग को राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्ति में अंतर आता है, इसलिए घाटा आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 42 के। 43 देखिए, स्फीति अंतराल को नियंत्रित करने के लिए कौन सी मौद्रिक नीति अपनाई जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को, महंगी मौद्रिक नीति, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 43 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए 44 देखिए, 44 कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है ये चीज आप लोग को बताना है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो ये कथन जो है आप लोग को ए और बी दोनों सही है, इसका आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि हालांकि ऑप्शन बड़ा बड़ा है कि नहीं, टाइम भी ज्यादा लग रहा है आप लोग को मिलाने के लिए। विभेदीकृत उत्पादन की विशेषता है, तो विभेदीकृत उत्पादन जो है आप लोग को एकाधिकार उपयोगिता या अल्पाधिकार दोनों, जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 35 का आप लोग को 45 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए 46, एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग का संगठक कौन है? तो ये खुली अर्थव्यवस्था है, जो कि आप लोग को इसमें विभाग प्लस में निवेश प्लस में सरकारी व्यय प्लस शुद्ध निर्वात, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 46 की जो आंसर हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 47 देखिए, 47 कह रहा है कीन्स की अर्थव्यवस्था में निम्न मांग की दशा को निम्नलिखित में किस नाम से पुकारा जाता है या क्या कहा जाता है? तो ये आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को पूर्ण रोजगार संतुलन, अल्प रोजगार संतुलन, ए और बी दोनों तो दोनों हो जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 47 के आंसर आप लोग जो है हो जाएगा सी, ठीक ना। चलिए यहाँ पे 48 देखिए, निम्नलिखित में कौन कथन सही है? कौन कथन बताना है आप लोग को सही है 48 के, तो ये हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 43 के आंसर जो हो जाएगा सी, हालांकि जो ऑप्शन बहुत बड़ा बड़ा रह रहा है कि नहीं। चलिए यहाँ पे 49 देखिए, किसके राष्ट्रीय आय का लेखांकन का पहला प्रयास किया? तो यहाँ पे आप लोगों को जो ये आंसर है सीधा तौर पे ग्रेगरी किंग, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 49 के डी। 50 देखिए, प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे सही कथन बताना है, और सही कथन जो है आप लोग को दोनों का दोनों है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए 51 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा ऋण नियंत्रण की मात्रात्मक विधि नहीं है? तो नियंत्रण की मात्रात्मक विधि कौन नहीं है? तो ऋण की सीमांत आवश्यकता है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 51 का आप लोग को बी हो गया। 52 देखिए, यदि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है तो आरबीआई को आरबीआई क्या करता है, ये चीज आप लोग को बताना है। तो ये चीज आप लोग को CRR और SLR दोनों को बढ़ाता है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी आप लोग को 52 के सी हो गया, ठीक ना।
चलिए अब 53 नंबर देखिए, जब उपभोग फलन y अक्ष पर ऊपर काटता है तो यह इंगित करता है कि क्या क्या इंगित करता है, ये चीज आप लोग बताएं। तो ये जो है आप लोग को जब आय शून्य हो तो उपभोग जो है धनात्मक होता है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 54 बताना है, अगर MPC बराबर 1 है तो गुणक मान क्या होगा। MPC 1 है तो गुणक मान बताना है, तो गुणक मान जो हो जाएगा अनंत हो जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। 54 का डी हो गया। 55 देखिए, ब्याज दर को कम होने पर क्या होता है। अगर ब्याज दर आप लोगों को कम होता है तो उधार और खर्च में वृद्धि हो जाती है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। सीधा तौर पर ब्याज दर कम रहेगा तो कोई भी उधारी ज्यादा लेगा और खर्च भी ज्यादा करेगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 55 के डी। 56 देखिए, 56 नंबर यहाँ पे कह रहा है, मांग की कमी को दूर करने का राजकोषीय उपाय क्या है। अगर मांग में कमी हो रहा है तो उसको दूर करना है, तो उसके लिए उपाय करना ही होगा। तो उपाय जो है आप लोग सार्वजनिक व्यय में वृद्धि और कर में कमी में टैक्स कम कर दीजिए, तब जाके मांग होने लगेगा, कोई भी चीज की डिमांड हो जाएगा, क्योंकि रेट कम हो जाएगा ना। तो ये आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 56 का आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए 57, समग्र मांग वक्र है, तो समग्र मांग वक्र जो है वो ये क्या है, तो नीचे की ओर ढलान रहता है तभी कहा जाता है समग्र मांग वक्र, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 57 के ए हो गया। अपस्फीति अंतराल किसकी माप दर्शाता है। अपस्फीति अंतराल जो है ये आप लोगों को अपर्याप्त मांग के दर्शाता है, जो कि आप लोगों को जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 58 के ए हो गया। 59 देखिए, निम्नलिखित में कौन राजस्व प्राप्ति नहीं है। राजस्व प्राप्ति नहीं है तो ये आप लोगों को ऋण की वसूली, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि सीधा तौर पे 59 का ए हो गया। चलिए यहाँ पे 60 देखिए, 60 नंबर यहाँ पे प्रश्न जो दिया गया है आप लोगों को, भारत के केंद्रीय बजट का सही घटक क्या है। तो भारत के जो केंद्रीय बजट है उसका सही घटक है आप लोगों को राजस्व बजट और पूंजीगत बजट, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि आप लोगों को ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया, यानी 60 के सी हो गया। 61 देखिए, यदि पी संतुलन कीमत हो और पीएम बाजार कीमत हो, यहाँ पे आप लोगों को ये चीज देखने मिल रहा है। ठीक है, तो अधिपूर्ति की स्थिति स्थिति कब उत्पन्न होगी। तो यहाँ पे आप लोगों को जो ये पीई जो है छोटा होना चाहिए, पीएम बड़ा होना चाहिए, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 61 के आप लोग को सी हो गया। चलिए 62 नंबर पर देखिए, 62 नंबर कर रहा है, साटा के उद्देश्य से मुद्रा की मांग किस पर निर्भर करती है। तो बाजार ब्याज दर पर, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया, यानी आप लोग को 62 के भी सी हो गया। चलिए 63 देखिए, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति माने MCP 0.7 हो तो सीमांत बचत प्रवृत्ति माने MPS क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को सीधा तौर पे हो जाएगा 0.3, यानी ऑप्शन नंबर आप लोगों को सी हो जाएगा। 63 का आप लोगों को सी हो गया। चलिए 64 नंबर प्रश्न देखिए, 64 नंबर प्रश्न कह रहा है, ये जो है आप लोग को दिए गए जो ग्राफ है वहाँ पे कह रहा है अधिक लोचदार कौन है। तो ये देखिए, अधिक लोचदार जो है सबसे धड़ामती गिरने वाला, तो ये एच है। एच है तो एच देखिए ये ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी हो जाएगा आंसर। 64 का डी हो जाएगा। 65 देखिए, भारत में मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो जो मौद्रिक नीति है उसकी प्राथमिक उद्देश्य आप लोगों को अगर पूछा गया है तो ये अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता लाना, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 65 का ए हो गया। चलिए 66 देखिए, 66 प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। मतलब सही कथन को ही चुनना है। ये जो सही कथन जो है आप लोग नोट और सिक्के वैध मुद्रा है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 66 का बी हो गया। 67 देखिए, व्यवसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण होते हैं। तो व्यवसायिक यानी कमर्शियल जो बैंक होते हैं वो ऋण देते हैं, तो वो कैसे होते हैं, तो तो वो जो ऋण देते हैं वो ऋण आप लोगों को उनके द्वारा प्राप्त जमा राशि से अधिक होता है, जो कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी होता है। ठीक है, चलिए 68 देखिए, केंद्रीय बैंक ऋण की उपलब्धता कैसे बढ़ सकती है। देखिए मान लीजिए केंद्रीय बैंक की ऋण उपलब्धता नहीं, क्रेडिट बढ़ाना है तो कैसे बढ़ सकता है। तो क्रेडिट बढ़ाना है तो आप लोग को सरकारी प्रतिभूतियां से खरीद कर, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 68 के सी हो गया। चलिए 69 देखिए, कह रहा है यहाँ पे बैंक द्वारा अपने पास रखा गया LLR यानी लीगल रिजर्व रेशन का हिस्सा कहलाता है। तो यहाँ पे LLR आप लोगों को पूछ रहा है। तो LLR जो है आप लोगों को
रेपो दर कहलाता है, जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 69 का आप लोग को सी हो गया। अब चलिए 70 नंबर प्रश्न देखिए। 70 नंबर कह रहा है वह दर जिस पे केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों को तत्काल नकदी आवश्यकताओं के लिए धन उधार देता है, उसे क्या कहते हैं। देखिए, तो ये आप लोग को धन उधार देता है तो आप लोग को रेपो दर कहता है, जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेपो दर। ठीक है, 70 का ए हो गया। चलिए 71 देखिए। अगर प्रतिस्थापन की सीमांत दर लगातार बढ़ रही है तो उदासीनता वक्र होगा। उदासीनता, उदान नहीं है, उदासीनता, उदासीनता जो वक्र है वो किस प्रकार से आप लोग को होगा, ये नीचे की ओर झुका हुआ उत्तल होगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को नीचे की तरफ रहेगा। 71 के ए हो गया। 72 देखिए। राजकोषीय एवं बजट घाटे को कैसे कम किया जा सकता है। तो राजकोषीय बजट घाटा को कम करना है तो उसके लिए उपाय किया जाता है, और वो उपाय है आप लोग को कर राजस्व में वृद्धि करके टैक्स वैक्स बढ़ा देना, सरकारी व्यय में कटौती करके, जो कि आप लोग को सरकार जो खर्च कर रहा है वो वहाँ कमी कर दे और टैक्स बढ़ा दे, तब घाटा से निदान हो सकता है, या घाटे को मैंने भरपाई किया जा सकता है। इस तरह से क्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा, यानी सी कहिए कि सही है। 72 का आप लोग को सी हो गया। चलिए 73। उपभोग फलन सी बराबर सी डैश प्लस में सी वाई में सी बार एवं सी क्रम तक क्या है। तो ये भी आप लोग को है कि ये दोनों को सी और सी डैश को यहाँ पे क्या कहा जाता है। तो ये आप लोगों को कहा जाता है सीमांत उपभोग एवं स्वायत्त उपयोग, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर, यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 73 का आप लोग को सीधा सीधा बी हो गया। चलिए 74 नंबर प्रश्न देखिए। 74 नंबर यहाँ पे प्रश्न कह रहा है आप लोग को औसत उत्पाद वक्र की आकृति होती है। तो यहाँ पे औसत उत्पाद वक्र की आकृति जो होती है वो किस प्रकार से होती है, तो वो होता है आप लोग को यू, क्योंकि औसत मान लीजिए शुरू में जैसे घाटा लग रहा है तो बाद में कभी बढ़ेगा तभी तो औसत होगा, यानी यू आकार का हो जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 74 के ए हो गया। 75 देखिए। यदि मांग एवं पूर्ति वक्र दोनों दाईं ओर समान अनुपात में शिफ्ट करती है तो क्या होगा। जब समान अनुपात में दोनों मांग और पूर्ति दोनों समान अनुपात में बराबर बराबर चलेगा तो इस तरह से क्या होगा इसमें, तो ये जो हो जाएगा वस्तु के मूल्य एवं क्रय की मात्रा में वृद्धि हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो जाएगा, यानी 75 के ए हो गया। ठीक है। किस प्रकार के फर्मों में दीर्घकाल में एमसी बराबर एमआर बराबर एसी बराबर एआर होता है। तो किस प्रकार के फर्म में, तो यहाँ पे एक प्रकार के आप लोग को जानते ही होंगे कि ये जो है आप लोग को पूर्ण उपयोगी फर्म जो होता है इसमें वैसा हो सकता है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 76 के सी हो गया। ठीक है। चलिए 77 देखिए। 77 यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन जो आप लोग को बहुत हार्ड नहीं है, एकदम आसान ही है। आप लोग को आसान आया है सही से, ऐसे आधा तो आप लोगों को टिक करना था, 50 टिक करना था 100 में से 50 को सही से टिक कर लिए होंगे, क्योंकि मतलब एकदम टफ नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि इस बार थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ये हम देख रहे हैं। 77 देखिए। निम्नलिखित में कौन स्थिति किसी अर्थव्यवस्था के लिए सर्वदा उपयुक्त होती है। तो ये स्फीति बताना है जो हमेशा अर्थव्यवस्था के लिए उपयोग होता है। तो ये होता है रेंगती स्फीति, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 77 का बी हो गया। 78 देखिए। 78 के यहाँ पे देखिए तरलता पास में ब्याज दर का मान क्या होता है। तो ये न्यूनतम होता है, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। 78 के सी हो गया। यहाँ पर 78 के बाद 79 देखिए। तो 79 देखिएगा, फर्म द्वारा उपयुक्त मशीन किस तरह का आगत है। स्थिर आगत, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 79 के ऑप्शन नंबर आप लोगों बी हो गया। चलिए यहाँ 80 देखिए। बैंक के कुल जमा का वह अंश जो बैंक जमाकर्ताओं को देने के लिए नगद रखता है वह कहलाता है। इसे बैंक जो है अपने पास पैसा लेके रखता है नगद देने के लिए, ताकि कभी भी लोग आएगा तो उसको दे दीजिएगा। तो ये क्या कहलाता है, इसको नगद आरक्षित जमा अनुपात, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 80 का आप लोग को बी हो गया। ठीक है। चलिए 81 नंबर देखिए। 81 नंबर प्रत्यक्ष कर को प्रत्यक्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे सीधे वसूला जाता है। तो प्रत्यक्ष कर को प्रत्यक्ष क्यों कहा जाता है, तो इसको सीधे किससे वसूला जाता है, तो सीधे जो आप लोगों को ये वसूला जाता है, ये आप लोगों को आय अर्जित करने वाला से जो जो कमा रहा है उसी से टैक्स तसीला जाता है, इसलिए इसको प्रत्यक्ष कर कहा जाता है, जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 81 के डी हो गया। 82 देखिए।
आय की असमानताओं को कम करने के लिए कौन सी नीतियाँ उपयोगी है? तो आय को असमानता को कम करना है तो कौन सी नीति उपयोग की जाती है? ये नीति उपयोग किया जाता है बजटीय नीति, जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 82 के सी हो गया। 83 देखिए, जब सरकार अपनी आय से अधिक खर्च करती है तब परिणाम क्या होगा? सरकार ज़्यादा अगर खर्च करेगा तो क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि घाटे का बजट आता है, यानी घाटा दिखाता है, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 83 के बी हो गया। 84 देखिए, भुगतान संतुलन के अस असंतुलन को हल करने के लिए अधिकतर प्रयुक्त की जाने वाली लोकप्रिय विधि क्या है? तो लोकप्रिय विधि आप लोगों को पता है कि विनिमय नियंत्रण, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 84 के बी। चलिए 85 देखिए, 85 कह रहा है कुल स्थिर लागत वक्र का आकार है। तो कुल स्थिर लागत जो वक्र होगा ये किस प्रकार के आकार दिखाएगा? तो एक्स अक्ष के समांतर क्षैतिज सीधी रेखा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो 85 के डी हो गया। 86 देखिए, कौन से दो वक्र एमसी वक्र द्वारा उनके न्यूनतम बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं? तो ये जो है आप लोगों को ये काटने वाले हैं एसी और एबीसी, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 86 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए 87 देखिए, वह लागत जो उत्पादन बंद होने पर भी कभी शून्य नहीं होती कहलाती है। तो अनुपूरक लागत यानी उत्पादन बंद हो जाएगा तब वो जाके अनुपूरक लागत बचा रहता है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब चलिए 88 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी एक फर्म के लिए परिवर्तनशील लागत है? तो कौन सी फर्म के लिए परिवर्तनशील लागत है? तो वो जो इसका आंसर हो जाएगा ये मासिक किराया, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 88 के बी हो गया। चलिए 89 देखिए, किस चित्र में दिए गए वक्र कौन सा वक्र है? तो यहाँ पे वक्र जो है आप लोग को ये औसत परिवर्तनशील लागत वक्र, यानी आप लोग को 89 के जो आंसर हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो गया। 90 देखिए, 90 यहाँ पे कह रहा है यदि औसत आगम वक्र, यदि औसत आगम वक्र जो है एक क्षैतिज क्षैतिज सीधी रेखा है, तो सीमांत आगम क्या होगा? तो क्षैतिज सीधी रेखा ही होगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया, तो 90 का बी हो गया। चलिए यहाँ पे 91 नंबर देखिए, 91 नंबर यहाँ पे दिए गए, वस्तुएं जिनका ऋणात्मक आय प्रभाव एवं धनात्मक कीमत प्रभाव है कहलाती है, क्या कहलाती है? तो ये जो आप लोगों को कहलाती है गिनिफ वस्तु, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो 91 के सी हो गया। 92 देखिए, तो 92 यहाँ पे दिया गया है, राजकोषीय घाटा है। तो राजकोषीय घाटा है कि प्राथमिक घाटा प्लस में ब्याज घाटा दोनों मिला के राजकोषीय घाटा कहा जाता है, जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 92 के बी हो गया। 93 देखिए, आयकर का लाभ निम्न में से किसे प्राप्त होता है? तो आयकर का जो लाभ होता है केंद्र और राज्य सरकार दोनों को प्राप्त होता है। अगर आय कमाइएगा तो दोनों को फायदा होगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 93 के सी हो गया। 94 देखिए, 94 नंबर प्रश्न कर निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व प्राप्ति नहीं है? राजस्व प्राप्ति नहीं है, तो राजस्व प्राप्ति जो नहीं है आप लोग को यहाँ पे कौन राजस्व प्राप्ति नहीं है? तो ये हो जाएगा आप लोग को ऋणों की वसूली राजस्व प्राप्ति नहीं है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर ए यानी 94 के ए हो गया। चलिए 95, ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करती कहलाते हैं राजस्व व्यय, जो कि आप लोग को किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करेगा, केवल खर्च हो रहा है, यानी 95 का ये हो गया। 96 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? मतलब अप्रत्यक्ष कर नहीं होना चाहिए, तो वो है संपत्ति कर, जो कि अप्रत्यक्ष नहीं है, ये प्रत्यक्ष कर में आता है, इसलिए इसका आंसर आप लोग को बी हो जाएगा। 96 का बी हो गया। 97 देखिए, बाजार मूल्य संबंधित है। तो बाजार मूल्य जो है संबंधित है वो किससे? तो वो है आप लोगों को अल्पकालीन बाजार से, दीर्घकालीन बाजार से, अति या दीर्घकालीन, जो कि इनमें सभी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 97 के डी हो गया। चलिए 98 नंबर प्रश्न देखिए, 98 नंबर यहाँ पे कह रहा है अवमूल्यन वह प्रक्रिया है जहाँ, अवमूल्यन वह प्रक्रिया है जहाँ प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार आता है, ठीक है। सरकार स्वयं अपनी घरेलू मुद्रा विदेश से मुद्रा में घटा देती है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी 98 का सी हो गया। 99 देखिए, आप लोग से एक बात बता देना चाहते हैं, इस चैनल पे थोड़ा जब भी मिले मतलब 100% सही सही मिल जाता है आप लोग को सोल्यूशन, सोल्यूशन करके मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और बता दे रहे हैं आपको, अगर वायरल क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है आप लोग को 8340453964, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा व्हाट्सएप से, ठीक है। चलिए
अब यहाँ पे आप लोग को इस क्वेश्चन को देखते हैं। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब रहना चाहिए और कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोगों को कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। आप लोग देख के आसानी से बता सकते हैं, मिला सकते हैं और दूसरे के पास भी भेज दीजिए ताकि वो लोग भी मिला ले फटाफट। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा सभी के पास। 99 का जब किसी देश की विदेशी विनिमय दर का निर्धारण बाजार शक्तियों के द्वारा होता है तो इस प्रकार के विनिमय दर को क्या कहते हैं? तो लचीली विनिमय दर, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 99 के बी हो गया। 100 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय घाटे से होने वाला खतरा है? तो राजकोषीय घाटा से होने वाला जो खतरा है आप लोग को, ये है आप लोग को अस्फीति की कारी दबाव और स्फीति की कारी दबाव दोनों, जो कि दोनों का दोनों ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। सही का सी हो गया आप लोग को। ठीक है, आप लोग को मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि आप लोग कल का जो एग्जाम का पेपर होगा उसका सोल्यूशन कर देंगे। इसी चैनल पे बने रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आप लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।